जय हिंद दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। आज हम लोग जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर आए हुए हैं। आज की क्लास में हम लोग दोस्तों डिस्कस करेंगे पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, सारा कुछ हम लोग पर्वत के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि हम लोग तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए हम लोग क्लास अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन कुछ कारणों की वजह से हम लोग क्लास नहीं अपलोड कर पाए थे, ना ही हम लोग शूट कर पाए थे। तो इसके लिए मुझे खेद है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अभी तक जो है क्लासें हम लोग अपलोड कर दिए थे वो आप देख चुके होंगे और उसका जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग आनंद उठा रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग पहले इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी पे हम लोग जो है अपवाद तंत्र की क्लासें तकरीबन 3 क्लास कर चुके थे। अभी 2 क्लासें और हैं अपवाद तंत्र की, उसको कंप्लीट करने के बाद 2 एक टॉपिक और बचेंगे इंडियन ज्योग्राफी के, जिसे मिसलेनियस के अंतर्गत हम लोग रखेंगे। इसके बाद हमारी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम लगातार कर ही रहे हैं जैसे कि हमने बताया, लेकिन 2-3 दिनों को छोड़ के इसके पहले हम लोग कर ही चुके थे एक क्लास वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जो बेसिक था कि आखिर धरातल में जो परिवर्तन लाने वाले बल होते हैं उन्हीं बलों की वजह से जो पर्वत का निर्माण हुआ है उनको भी हम लोग आज जानेंगे। तो कैसे कौन सा बल कार्य करता है सारा कुछ, तो उस वही एक बेसिक रहता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का। जब भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हैं तो जो धरातल पर परिवर्तन लाने वाले बल हैं उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसको देखते हुए हम लोग जो है आज की पहली वाली क्लास कर लिए थे, इसीलिए ताकि हमको कोई दिक्कत ना जाए आने वाली क्लासों में। क्योंकि जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, हमारा जो बेस क्लियर होता है, बेस मजबूत होता है बच्चों, तो हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है। क्योंकि बेस इसीलिए जब घर बनाया जाता है तो उसकी नींव मजबूत करी जाती है। आजकल देखे होंगे पिलर दर घर क्यों बनाते हैं। अगर 6 फीट का एक पिलर बना है तो 6 फीट नीचे भी जाता है, 6 फीट नहीं तो 3 फीट, तो बच्चे 3 फीट तो उसमें डाला नीचे करा ही जाता, ताकि भविष्य में कभी ऐसे भूकंप के झटके या कोई ऐसी विपत्ति डिसास्टर है जिससे हमारे घर में कोई प्रॉब्लम न जाए। मतलब एक नींव को बहुत मजबूत किया जाता है ताकि इसके ऊपर जो बिल्डिंग बने उसमें कोई दिक्कत ना जाए। इसीलिए हम लोग जो है बेसिक को पहले इतना अच्छे से पढ़ लेंगे, इससे अच्छे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, ताकि आने वाले समय में हम लोग क्लास को करें या कोई टॉपिक पढ़ें तो हमको वो आसानी से आ जाए। क्योंकि एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेटेड होता है, को रिलेटेड होता है। क्योंकि हम जब ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी अपने आप में एक महा सब्जेक्ट है, एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जो अपने आप में सबको समेट के रखता है, सारे सब्जेक्ट को अपने आप में अंदर रखता है। तो ये तो आपको चीज़ें मैं हमेशा बताता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ बच्चों, क्योंकि हम लोग जैसे ज्योग्राफी की क्लास आपको दे रहा हूँ, मैं खुद पढ़ाता हूँ। ठीक है, आप मेरा नाम तो अच्छी तरह जानते होंगे, नहीं जानते तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा नाम जो है देख सकते हैं। जो नहीं जानते हैं वो कृपया एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर मैं आपका नाम नहीं जानता हूँ, तो मैं उसको अब ज़रूर बताऊँगा। तो वो जो ज्योग्राफी की मैं बात आपको कर रहा था तो वो मैं पढ़ा रहा था। फिर मैंने जो है आपको कुछ अन्य क्लासें भी दी, हिंदी क्लास पढ़ाई, सारी क्लासें मैंने आपको 1 बाय 1 पढ़ाई। लेकिन मैंने आपको बताया नहीं बच्चों कि कभी ना कभी कोई जैसे कोई पेपर है या कॉलेज का पेपर है या अदर एग्ज़ाम है या कुछ अन्य काम की वजह से हम लोग को बाहर जाना पड़ता है, आना पड़ता है, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, बच्चों की क्लासें कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। जैसे मैं मैथमेटिक्स की क्लास कर रहा था, आपको समझ में आया होगा, आई होप। मैं आशा करता हूँ आपको मैथमेटिक्स को मैं अच्छे तरीके से समझा पाया हूँगा। आने वाली क्लासें में भी अगर मुझे लगेगा तो मैं आपको समझाने के लिए आपको ज़रूर एक नई क्लासें ले कुछ नए टॉपिक लेके आऊँगा, जैसे एडवांस के हो गए या अर्थमेटिक के हो गए, सारी चीज़ें। लेकिन बच्चों ये हर समय पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको हमेशा सारी क्लासें दे पाऊँ, क्योंकि कंटिन्यूटी जो रहती है, निरंतरता जो रहती है, वो उसमें थोड़ा सा अवरुद्ध आ जाता है, क्रमबद्धता नहीं रहती। इससे बच्चे क्या होता है, बच्चे थोड़ा सा रुष्ट हो जाते हैं कि नहीं हमें सर सही तरीके से क्लासें नहीं मिल पा रही हैं। तो मैं बच्चों आपके सामने एक बात बताना चाहता हूँ कि हम बहुत जल्द, एक हमारे कलीग है, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं उनसे बात किया हूँ, तो उनका नाम अभिषेक है, वो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है ना, वो आज तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन आते तो मैं आपसे इंट्रोडक्शन कराता उनका। लेकिन आने वाली क्लास में हम लोग जब अगली क्लास लेके आएंगे इंट्रोडक्शन करा देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद बच्चों वो जो है क्या कहते हैं, आपको जो है अगले हफ्ते से, इस हफ्ते तो नहीं आ पाए, इस हफ्ते कहीं काम से बाहर गए हुए हैं, अगले हफ्ते जब वो आपको आए यहाँ पे आ जाएंगे हमारे यहीं पे प्रयागराज में, तो वो आपको अगले हफ्ते से आपको क्लास पढ़ाएंगे। मैं वो जो है अपना जो है ग्रेजुएशन बेसिक ये मैथमेटिक्स से, इसके बाद वो अपना जो है पीजी भी मैथमेटिक्स से करेंगे और कर रहे हैं, मतलब उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से किया है, कर रहे हैं। तो ग्रेजुएशन और पीजी दोनों इनका है। इनका मैथमेटिक्स में अच्छी कमांड है। ये लोग जो बच्चे ये भी तैयारी कर रहे थे अच्छी तरीके से, अभी कर भी रहे हैं।
तो मैंने इनसे बात करी कि आप जो है बच्चों को एडवांस मैथ या मान ली अलजेब्रा अर्थमेटिक है उस पर थोड़ा आप बता दीजिए, ताकि बच्चों को एक रहे कि नहीं हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बिगिनर्स के लिए मैं सबसे ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंस देता हूँ, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं अन्य जगह से, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से, उनको तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे उनको बेस्ट दिया है। लेकिन हम भी अपने जब स्टार्टिंग के दौर पे हैं तो हम भी अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। ऐसा कंटेंट देंगे ताकि बच्चे अच्छा रिजल्ट ला पाएँ, हम भी अपना स्थान आगे लेके आ पाएँ, ताकि हम बच्चों को विश्वास दिला पाएँ कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। भले हमारे 400 सब्सक्राइबर हैं, मैटर नहीं करता है, कंटेंट हम ऐसा देंगे जो कि आने वाले एग्ज़ामों में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, ब्रह्मास्त्र साबित होगा। ऐसा है कि आप जहाँ पर भी लेके जाएंगे उस ज्ञान को, वो सब में जो है उसको पूरी तरह से जो है एक उच्च स्तर का उतरेगा। कभी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं हमने वहाँ से उस क्लास से पढ़ाई करी थी, अभिषेक सर से पढ़ा था तो वो हमको समझ में आया, तो लेकिन वहाँ उसके क्वेश्चन नहीं कर पाए, वो कॉन्सेप्ट को वहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाए। मैंने खुद उनसे बात करी पर्सनली, मेरे साथ खुद वो पढ़े हुए थे, तो मैंने उनसे जो है खुद देखा है कि उनका एक समझाने का तरीका अपने आप में ज़रूर अलग ही है। क्योंकि मैंने उनसे देखा, भले उन्होंने अभी तक होम ट्यूटर के रूप में काम किया, बच्चों को पढ़ाया घर घर में, लेकिन अभी भी पढ़ा ही रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना उन बच्चों से कहा जाए कि वो 1-2 घंटे का टाइम निकाल कर कुछ बच्चों के लिए हमारे करें। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, तो वो जो है तैयार हैं। तो देखते हैं अगले हफ्ते उनसे क्लास जो आपकी रहेगी, मैं ऐसा करता हूँ आप उनका अच्छे तरीके से जो है आपको क्लास देंगे जो है। ठीक है बच्चों, चलिए आज की क्लास को मैं स्टार्ट कर देता हूँ। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इसलिए था ताकि हमारे जो है, क्योंकि एक परिवार बनाने के लिए बहुत संघर्ष लगता है बच्चों, परिवार आसानी से नहीं बनता है। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटी छोटी चीज़ों से परिवार बनता है। ये एक प्रकार के फैमिली के सदस्य बनने जा रहे हैं, तो अपने आप में अच्छी बात है। जब आएंगे, जब आपसे इंट्रोडक्शन होगा तो खुद ही आप देखिएगा, वो पढ़ाएंगे तो आप समझिएगा। ठीक बच्चों, तो चलते हैं हम लोग, आप जो है जियोग्राफी का जो हम लोग स्टार्ट किए थे उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो पर्वत, माउंटेन के बारे में बता रहा था बच्चों। माउंटेन क्या होते हैं, माउंटेन क्या है, वर्गीकरण कैसे हुआ माउंटेन का, पर्वतों का वर्गीकरण, महत्व, इंपॉर्टेंस और परिभाषित शब्दावली। ये 4 पॉइंट के आधार पे हम लोग जो है आज माउंटेन का पूरी तरह से क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम करने वाले हैं। क्योंकि आज माउंटेन का पूरी तरह से जो है हम सब कुछ इसके बारे में जानने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो माउंटेन के बारे में इसलिए हमेशा क्या कर देता हूँ, पहले हमारे दिमाग में पिक्चर बनी जन जानी, ठीक है ना। हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या बन जानी चाहिए, एक पिक्चर बन जानी चाहिए। जैसे मैं बोलूँ कि पर्वत क्या होते हैं, वर्गीकरण, महत्व और परिभाषित शब्दावली। तो जब भी हम लोग किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो एक प्रकार अपने दिमाग में एक माइंड मैप बना लो कि हमको ये पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, ऐसे ऐसे हमको आगे बढ़ना है। अगर मैं ये माइंड मैप नहीं बनाता, पर्वत, महत्व, वर्गीकरण क्या है, परिभाषित शब्दावली, कुछ समझ में नहीं आया, मतलब एक क्रमबद्धता नहीं दिखी है। तो इसी वजह से हम लोग जो क्या कर देते हैं कि एक प्रकार का जो है हम लोग एक माइंड मैप बना लेते हैं कैसे हमको चलना है, कि पहले क्या है पर्वत ये पढ़ेंगे, फिर वर्गीकरण पढ़ेंगे, फिर महत्व को जानेंगे, फिर परिभाषित शब्दावली। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमको सारी चीज़ें पता चल चुकी होंगी कि आखिर पर्वत होता क्या है। यहाँ जब हम पहुँचेंगे तब हम वहाँ पे स्टैंड होकर बोल सकते हैं कि हम जान चुके हैं कि पर्वत क्या होते हैं। अगर हमसे कोई पूछेगा कि पर्वत के 3 प्रकार बताओ पर्वत क्या होते हैं, पर्वत के 3 प्रकार बताओ, तो आप वहाँ पे 15 शब्द नहीं, 20 शब्द नहीं, 150 शब्दों में लिखने की आपके पास क्षमता होगी। अगर मैं यहाँ से बताना प्रारंभ करूँगा तो आप में जो है डिसकंटिन्यूटी रहेगी, मतलब असंबद्धता रहेगी, मतलब क्रमबद्धता नहीं रहेगी। इसी वजह से हम लोग जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं, हमेशा यही रहा है। हमारी कोई भी क्लास रही हो उसमें हमने यही प्रयास किया कि हम बच्चों को सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएं। मैंने भूकंप की क्लास करवाई, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाएं। देखो बच्चों, अगर आपने भूकंप की मेरी क्लास देखी होगी तो आपको पता होगा कि अभी जो हाल ही में NCR रीजन में भूकंप आया है, भूकंप के झटके देखने को मिले हैं 6.4 तीव्रता का, उसमें किन किन प्लेटों का महत्व था, मैंने सारी प्लेटों के बारे में आपको बच्चों बताया। तो इसमें क्या था, हमारी एक शॉर्ट वीडियो बहुत जल्द आएगी इस पे, भूकंप पे, जो भी इसका जो एपिसेंटर था अफ़गानिस्तान के काबुल में, जैरन एक स्थान है ईरान करके, वहाँ पे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, वो एक वहाँ का एपिसेंटर था। कौन सी प्लेट किस प्लेट से टकराई वो भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपको बताऊँगा तो आपके दिमाग में पिक्चर आ जानी चाहिए। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट से कोलिजन हुआ, टक्कर हुआ, जिसके कारण से भूकंप के झटके वहाँ पे देखने को मिले। हमारे भारत में कोई किसी प्रकार की तबाही नहीं हुई, किसी प्रकार का जो है मतलब कोई प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, न जन धन की हानि हुई है, न किसी प्रकार की। लेकिन मान लीजिए अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान हिंदुकुश श्रेणी में है, तो वहाँ पे जो है इसका जो है काफ़ी प्रॉब्लम हुई, क्योंकि हिंदुकुश श्रेणी अराकामियोमा होते हुए हिंदुकुश श्रेणी जो कहाँ तक फैली हुई है, अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई, ये भी आपको दिमाग पे रखना है। ठीक है ना। जो पमीर में नॉट बता रहा था, पमीर नॉट से इधर की ओर, जैसे मैं पमीर नॉट बता रहा हूँ, पमीर ग्रंथि है, तो इधर साइड में
तो पमीर नॉट जैसे मैं बता रहा था, 1 मिनट, हाँ मैं यहाँ पे बता देता हूँ बच्चों थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए बच्चे। मेरा मतलब ये रहता है कि बच्चों को सारी चीज़ें आनी चाहिए। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों को ये ना लगे कि हम लोग ज्योग्राफी में किसी से पीछे हैं। चाहे आप मुखर्जी नगर का बच्चा बैठा हुआ वहाँ पे बैठा पेड कोर्स कर रहा है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ा हुआ है, मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं, भले वो आपसे सीनियर है, आपसे 4 साल से तैयारी कर रहा है, लेकिन आपके पास जो भी छोटा सा ज्ञान है उसमें आप खरे उतरें। आप ऐसी बात बोल जाएं उसी ज्ञान से, ताकि वो बड़ा से बड़ा जो 4 साल 3 साल से तैयारी कर रहा है उसको भी लगे कि नहीं, हाँ बच्चे में दम है, बच्चे में कुछ ताकत है, बच्चा कुछ अलग तरीके से सोचता है, करता है। ठीक है ना। तो मैंने बताया पमीर नॉट, यहाँ पे पमीर ग्रंथि है, इसी से एक नॉट निकलती, नॉट से, ठीक है ना, एक यहाँ से निकला हुआ हिंदुकुश रेंज निकली, ये हरा काम यो में चला गया, यहाँ से ये जो तिएनसान किरुनसान सारा चीज़ यहाँ से हिमालय की ट्रांस हिमालय श्रेणी भी यहाँ से निकल के आई। ठीक है ना। तो ये चीज़ समझिएगा कि यही चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई, ये चीज़ यहाँ से जुड़ी हुई है, ऐसे करके तभी बोल दिया जाता है कि हिंदुकुश श्रेणी का विस्तार अरुणाचल प्रदेश तक है। तो ये चीज़ आपको देखने को जो मिल रही चीज़ें बच्चों, तो ये कैसे आया है, तो ये चीज़ तो वहाँ पे, ठीक है ना। तो जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से यूरेशियन प्लेट का कोलाइजन हुआ तो वहाँ पे भूकंप के झटके देखने को मिले, क्योंकि अफगानिस्तान में यहाँ पे एपिसेंटर था और यहाँ से जुड़ा हुआ, देखो अब यहाँ पे अफगानिस्तान में यहाँ पे एपिसेंटर था, यहाँ से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, ईरान, वहाँ पे भी झटके देखने को मिले हैं। तो यहाँ से इसका जो है NCR रीजन तक इसका जो है झटके यहाँ पे ऐसे करके देखने को मिले हैं। तो ये चीज़ मैं ज्वालामुखी की भूकंप की क्लास पढ़ा दिया था। तो अगर आपको सारी डिटेल इसके बारे में जानना है तो आप जा सकते हैं और हमारी क्लास को जो है वहाँ पे देख सकते हैं, आपको ज़रूर समझ में आएगा। अगर आपको वहाँ पे समझ में कुछ नहीं आता है तो हमें बताइए कमेंट बॉक्स में, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। तो मैं बच्चों बता रहा था कि भूकंप क्या, पर्वत क्या होते हैं, माउंटेन क्या होते हैं। पर्वत के बाद हम लोग पढ़ेंगे उसके प्रकार, महत्व और परिभाषित शब्दावली। तो बच्चों जब भी पर्वत का नाम सुनते हैं, माउंटेन का नाम सुनते हैं, तो पर्वत का पहले पॉजिटिव पॉइंट ये देखते हैं कि पर्वत आखिर हमको संदेश क्या देता है। पर्वत हमें संदेश देता है बच्चों, पॉजिटिविटी का संदेश देता है, सकारात्मक रहने का संदेश देता है, अपने एम के प्रति अडिग रहने का संदेश देता है, जो भी हम करना चाहते हैं उसके प्रति खड़े हो जाना चाहिए। कई बार लोग बोलते नहीं हैं, कैसे पत्थर बने खड़े हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो वो बात नहीं बोलना है कि अगर हम कोई गलती कर दें, कोई हमको डांट रहा है, हम कैसे खड़े हैं, कैसे पत्थर बन गए, ऐसे कर हम लोग की तरफ बोलते पत्थर बन के खड़ा हुआ, पत्थर बन के खड़ा हुआ, बोल अपने। तो वो सब जो रहता है बच्चों, तो वो वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए वो फीलिंग। मैं किस शब्द को लेके बोल रहा हूँ, पॉजिटिविटी। जैसे हमको कोई चीज़ करना है तो कोई भी विपत्ति, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, नदी आ जाए, इस पर्वत को काट नहीं सकती, आसानी से इसको हटा नहीं सकती है। बगल से निकल जाएगी हवा, बगल से निकल जाएगी, लेकिन इसको अडिग ये हिल नहीं सकता है, हिल के गिर नहीं सकता, रास्ता नहीं छोड़ेगा, जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। वही हमें संदेश देता है, वही हमें बताता है ऐसे हमको भी रहना चाहिए। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं आए, कुछ भी आ जाए, हमें जो करना है तो करना है, अडिग रहना है, जहाँ पर टिके हैं टिके रहेंगे, हटेंगे नहीं वहाँ से। जब तक उस चीज़ को पा नहीं जाएंगे, जब तक वो चीज़ हासिल नहीं करेंगे, वहाँ से हटेंगे नहीं। ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना कि पर्वत हमें संदेश दे क्या देता है। लेकिन हम पर्वत के बारे में जानेंगे कि पर्वत क्या है। सबसे पहला प्रश्न आता है कि पर्वत किस उच्चावच श्रेणी के अंतर्गत आता है। उच्चावच की बात करता हूँ कि तो उच्चावच क्या होते हैं बच्चों। मैंने जो पहली आपको क्लास दी थी, ज्योग्राफी की पहली या दूसरी तीसरी क्लास जो भी हो, देख लीजिएगा जाके। तो वहाँ पे मैंने उच्चावच के बारे में बताया था। मुख्यतः 3 प्रकार के उच्चावच होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उच्चावच, तृतीयक श्रेणी के उच्चावच। तो उच्चावच आखिर होते क्या हैं बच्चों। तो पृथ्वी के जो महाद्वीप है और महासागर है, तो महाद्वीप के धरातल पर और महासागर के नितल पर, मैंने 2 बार इसके पहले वाली क्लास में बताया था नितल क्या होते हैं और द्वीप का धरातल क्या होता है, क्रस्ट। महाद्वीप के धरातल पर और महासागर के नितल पर बनी हुई स्थलाकृतियों के समूह को उच्चावच कहते हैं। ठीक है ना। ये ऐसे उच्चावच होते हैं जो हमको दृश्यमान होते हैं, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते हैं। पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, कटक, रिज कटक हो गया। इसके बाद जो पर्वत के नितल में स्थलाकृतियाँ बनती हैं, कई सारी होती हैं, ओशियनोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, इन्हें कहते हैं उच्चावच। जब उच्चावच बन गए, उच्चावच किनकी वजह से बनते हैं, 2, आंतरिक बल और बाह्य बल, 2 बलों की वजह से उच्चावचों का निर्माण होता है। इन उच्चावचों को अलग अलग श्रेणियों में रखा गया है। प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत कौन से उच्चावच आते हैं। प्राथमिक श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर के नितल पर बने हुए, ठीक है ना, महाद्वीप और महासागर के नितल आते हैं। महाद्वीप और महासागर के नितल प्राथमिक उच्चावच में आते हैं।
द्वितीयक उच्चावच में आते हैं पर्वत, पठार, पहाड़, भ्रंश लाइन, भ्रंश, वलन, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? द्वितीयक उच्चावच में आते हैं। तो याद रखिएगा पर्वत का नाम मान लिए द्वितीयक उच्चावच, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत किस श्रेणी के उच्चावच हैं? द्वितीयक श्रेणी के रिलीफ हैं, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। इस बात को दिमाग में रखना है। तीसरी बात मैं करूँगा कि तीसरी श्रेणी के उच्चावच कौन से होते हैं? तो अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, ठीक है ना, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ, ठीक है ना, जो कि बाह्य बलों के द्वारा बनती हैं, ठीक है ना। जो द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं वो आंतरिक बलों के द्वारा बनती हैं। तृतीयक श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, ठीक है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों को क्या कहते हैं? तृतीयक श्रेणी के उच्चावच कहते हैं, जो कि बाह्य बलों के द्वारा बनती हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कई बार प्रश्न पूछा गया, चाहे वनडे एग्जाम में कहीं पर बात करें, चाहे पीसीएस, सीडीएस या मान लीजिए यूपीएससी, कहीं पर भी एग्जाम इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेती है कि प्राथमिक श्रेणी के उच्चावच कौन कौन से होते हैं, निम्न में से कौन सा द्वितीय श्रेणी का उच्चावच नहीं है, निम्न में से कौन सा तृतीय श्रेणी का उच्चावच है, निम्न स्थलाकृतियों में कौन कौन श्रेणी के उच्चावच हैं। तीन इधर दे दिया उच्चावच, मान लीजिए दे दिया कि यह अपरदनात्मक स्थलाकृति, ठीक, अपरदनात्मक स्थलाकृति पर्वत और नीतल। अब यहाँ पे दे दिए बच्चे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, निम्न में से मिलाइए। प्राथमिक, द्वितीयक ये हो गया, तृतीयक ये हो गया, द्वितीयक, ऐसे करके। अब एक का मान लीजिए 1 2 3 है, A B C है, तो कैसे बनेगा जाके? 1 का C, कॉमा 2 का B, 3 का A, ऐसे करके एक ऑप्शन दे दिएगा, ऐसे करके, और इन्हीं ऑप्शन को टिक करना रहता है। टिक कर दिया हमने, ये वाला मास सही हो गया। ऐसे करके प्रश्न बनते हैं बच्चों, यूपीएससी पूछती है ऐसे प्रश्न, कथन निष्कर्ष, केवल 1 2, केवल 2 1, ऐसे करके प्रश्न पूछती है। आसान प्रश्न नहीं पूछती है यूपीएससी या पीएससी की बात करेंगे, ठीक है। तो जियोग्राफी के प्रश्न अच्छे अच्छे आते हैं बच्चों, इसलिए कहता हूँ मन से पढ़िएगा। आसान मत समझिएगा कि आसानी से निकल जाएगा यूपीएससी यूपीएससी, आसान नहीं है, आसान बनाना पड़ता है बच्चों, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग को जो है चीज़ें मक्खन की तरीके समझ में आ रही होंगी, ठीक है। मक्खन देखेंगे नहीं देखें? मक्खन देखे होंगे ना, बड़ा अच्छा लगता है देखने, बड़ा चिकना होता है। समझो मक्खन की तरीके समझ, मतलब कि तुरंत समझते ही मक्खन खाया नहीं, तुरंत अंदर चला गया सरकते हुए। तो आपने इसको समझा नहीं, मैंने समझाया नहीं, आपके अंदर तुरंत गया नहीं ये चीज़। तो ये चीज़ आपको ऐसे करके समझनी है। तो पर्वत क्या होते हैं, पहले मैं बताऊँगा पर्वत क्या होते हैं। पहला पॉइंट मैंने बता दिया आपको पर्वत के बारे में कि पर्वत प्राथमिक श्रेणी, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। प्राथमिक श्रेणी के नहीं, द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच हैं। पर्वत, पठार, पहाड़, मैदान, वलन, फोल्ड, वलन या समवलन की बात करूँ या भ्रंश की बात करूँ तो ये द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच है। तो ठीक है, पर्वत क्या होते हैं? द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच होते हैं, ठीक है ना। पर्वत के बारे में ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि द्वितीयक श्रेणी के उच्चावच यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। पर्वत एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो समान धरातल से, समान समुद्र की स्तर से, समुद्र के स्तर से एक ऊंचाई पर दिखने वाली स्थलाकृति होती है, ठीक है ना, जो कि समुद्र तल से तकरीबन 1000 फीट, 1000 मीटर ऊंचाई के होते हैं, ठीक है ना। औसतन 1000 मीटर की ऊंचाई के होते हैं पर्वत, ठीक है ना। पर्वतों में एक शिखर होता है जो कि जिसका ढाल तीव्र होता है, ठीक है ना, जिसका ढाल तीव्र होता है और नुकीले गुम्मद की तरह, या मान लीजिए नुकीले सुई की तरह, गुम्मद की तरह, सींग की तरह उसमें जो है एक शिखर होता है। नुकीले सुई की तरह, नुकीले सींग की तरह, सींग हो कैसे कर, सींग नहीं होती सींग, नुकीले गुम्मद की, नुकीले सुई की तरह, सींग की तरह, गुम्मद की तरह इसका शिखर होता है, ठीक है ना, जो दूर से देखने पर दृश्यमान होता है, ठीक है ना। सकरा होता है, नुकीला होता है, नुकीला सुई की तरह हो सकता है, सींग की तरह हो सकता है, या गुम्मद की तरह हो सकता है, या पिरामिड की तरह भी हो सकता है, ठीक है ना, जो दूर से दृश्यमान होता है, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई? समझ में बच्चों, मैं समझ रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ तक चीज़ समझ में आपको आए कि नहीं आई,
एक बार आप जो है, अब मैं यहाँ तो बोल नहीं सकता हूँ कि आप थम्स अप करिए बच्चों, आपको चीज़ समझ में आएगी नहीं समझ में आई। तो ये धरातल पर स्थित एक धरातल पर स्थित होती हैं, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है। कोई दिक्कत बच्चों? इसको हटा देता मैं। तो ये ऐसे करके, ठीक है ना। तो पर्वत के बारे में मैंने बता दिया कि तृतीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं, सॉरी दिमाग से देखो, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच होते हैं। धरातल पर स्थित ऐसे भूखंड होते हैं जो समुद्र स्थल से लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं। इनका शिखर या इनका पीक जो होता है, इनका शिखर क्या होता है, सींग के समान या सुई के समान या पिरामिड या क्या कहते हैं गुम्मद के समान होता है, जो दूर से देखने पर दृश्यमान होता है, जो दूर से दिखाई देता है, ठीक है ना। इतनी सारी बात समझ में आ गई होगी कि इसका जो शिखर होता है तीव्र ढाल वाला होता है, दूर से देखने में दृश्यमान होता है, नुकीला होता है, सुई के समान होता है, या तो सींग के समान होता है, गुम्मद के समान होता है, या तो पिरामिड के समान होता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट और नोट कर लीजिए बच्चों कि ये जो पर्वत होते हैं, मैंने बताया ना कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच जो होते हैं ये आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावच बाह्य बलों के द्वारा निर्मित होते हैं, और प्राथमिक श्रेणी जो होता है उच्चावच होते हैं ये भी आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित होते हैं। तो द्वितीय श्रेणी के उच्चावच मतलब पर्वत आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं, आंतरिक बलों के द्वारा निर्मित स्थलाकृति हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पर्वत क्या है मैंने बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण इसका वर्गीकरण है, फिर महत्व है, फिर इसका जो है परिभाषित शब्दावली है। तो वर्गीकरण बहुत जानना जरूरी है बच्चों, ठीक है। जब भी वर्गीकरण की बात करेंगे तो पर्वत का वर्गीकरण मुख्यतः 4 प्रकार से किया गया है, जिसमें से पहला जो वर्गीकरण है निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, या कहीं कहीं पर लिखा रहता है उत्पत्ति के आधार पर बच्चों, ठीक है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, ये अवस्थिति के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर, ठीक। तो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर, अवस्थिति के आधार पर, ऊंचाई के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर 4 प्रकार से पर्वतों का, माउंटेन का वर्गीकरण किया गया है, याद रखिएगा। मैं इस पर आने से पहले आऊँगा, इसमें मैं कुछ की पॉइंट आपको बता देता हूँ। कई बार आपने सुना होगा बच्चों पर्वत और पहाड़ में क्या अंतर होता है, समझ रहे हो? पर्वत पहाड़ में क्या अंतर होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे पर्वत या पहाड़ क्या है, पहला पॉइंट पर्वत श्रेणी या श्रृंखला क्या है, ठीक। दूसरा पर्वत कटक, कटक, और तीसरा पर्वत समूह। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें आपको बताएंगे बच्चों पर्वत और पहाड़ क्या होता है। बेसिकली बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्वत का नाम सुन लेते हैं हम, पहाड़ हम जा रहे थे मध्य प्रदेश, ट्रेन में बैठे हुए थे, बहुत पहाड़ देखे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ देख रहे थे। पहाड़, पर्वत कोई नहीं बोलता बच्चों। पर्वत हम देखें भैया, हम गए वहाँ बहुत बड़ा पर्वत था। पहाड़ देखें, जनरली आदमी हमेशा पहाड़ शब्द को यूज क्यों करता है, पर्वत शब्द बहुत कम यूज करता है लोग। गोवर्धन पर्वत, तो उनका नाम ही हो गया गोवर्धन पर्वत, तो गोवर्धन पर्वत का नाम हो गया तो वहाँ पर्वत बोल दिए। लेकिन बहुत पहाड़ी इलाका है, पर्वतीय इलाका नहीं बोलेंगे, पहाड़ी इलाका है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं सबसे पहला डिफरेंस कि आजकल लोग सामान्य बोलचाल में पहाड़ का यूज करते हैं, ठीक है ना। पहाड़, माउंटेन, पहाड़ या पर्वत, ठीक है ना। माउंटेन पर्वत श्रृंखला होती है, पर्वत का नाम एक बार नहीं, पर्वत एक पर्वत है, पर्वत श्रृंखला पहाड़। पहाड़ श्रृंखला आपने सुना कभी? नहीं सुना है ना। मतलब पर्वत क्या होते हैं, कई सारे पहाड़ों का समूह पर्वत कहलाता है, पर्वत श्रृंखला का। कई सारे पर्वत खड़े हैं एक साथ पहाड़ कई सारे खड़े हैं तो बोल देंगे पर्वत बोल देते हैं या पर्वत श्रृंखला बोल देते हैं। दूसरी बात, अगर मैं माइनर डिफरेंस बताऊं तो पर्वत पहाड़ में अंतर होता है कि पहाड़ कम ऊंचे होते हैं, मतलब पर्वत ज़्यादा ऊंचे होते हैं, पहाड़ कम, ठीक है ना। इनकी जो समुद्र तल से ऊंचाई होती है, मान लीजिए इनकी 800 है तो उनकी 1000 है। तो ये ऐसे करके रेशियो होता है कि पहाड़ कम ऊंचाई होती है और पर्वत की ज़्यादा ऊंचाई होती है। पहाड़ श्रृंखला में नहीं होते। मान लीजिए एक पहाड़ यहाँ पे ऐसे करके बना हुआ है ये, और यहाँ दूर बहुत दूर जाके फिर एक यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो पहाड़ हो गए। अगर मैं बोल दूँ
ऐसे करके ये कई सारे पहाड़ बने हुए, इनको पूरे को मिला के बोलेंगे क्या, पर्वत श्रृंखलाएं लगातार बनी हुई हैं। हिमालय सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, दी हिमालयास पर्वत श्रृंखला, लंबी पर्वत श्रृंखला है। मैंने बताया नहीं था कि यहाँ पे जो है पमीर नॉर्थ से निकली हुई पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय पूरा यहाँ होते हुए पूरा निकल जाती है, अरुणाचल प्रदेश तक निकल जाती है। ठीक है ना, देखा ना आपने। अराकामियोमा श्रेणी, ये भी क्या इसी का ही पार्ट होती है। तो लंबी श्रृंखला, ये पर्वत श्रेणी यहाँ से निकलती है, यहाँ से यहाँ पे निकल गई, यहाँ से निकल गई चारों तरफ। 3 ट्रांस, फिर यहाँ पे ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, फिर इसके बाद शिवालिक हिमालय। आई कि नहीं आई, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ऐसे करके श्रेणी निकल आई इसकी। लेकिन है मोटा सा, है बड़ी श्रृंखला है, कई सारे पर्वतों का समूह, पहाड़ों का समूह। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि पर्वत पहाड़ में अंतर क्या होते हैं, पर्वत श्रेणी और श्रृंखला क्या होती है। श्रृंखला को बोलते हैं चैन, और श्रेणी को बोलते हैं सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सीरीज बोल देंगे। श्रेणी क्या बोल देंगे बच्चे, सीरीज बोल देंगे, याद रखना, ठीक है ना। या रेंज बोल देंगे, सीरीज नहीं बोलेंगे, यहाँ पर रेंज बोलेंगे, ठीक है। सीरीज तो वहाँ पे हम लोग पढ़े थे, मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा था सीरीज, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। और इसके बाद हम लोग जो पढ़े थे गुणोत्तर श्रेणी, जीबी बोलते हैं उसको, थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है क्या कहते हैं, फुल फॉर्म नहीं आ रही, HP GP AP ऐसे करके हम लोग पढ़े थे। तो वो श्रेणी मैंने वहाँ सोचा कि श्रेणी का रेंज, तो यहाँ पे माउंटेन रेंज, माउंटेन चेन, 2 प्रकार की। माउंटेन कटक, पर्वत कटक, रिज, माउंटेन रिज, कटक। तो शिखर की बात तो मैं बता चुका हूँ कि एक तीव्र ढाल वाला सकरा सा एक भाग होता है, ठीक है, जो दूर से दृश्यमान होता है, शिखर कहलाता है। चोटी कहते हैं नुकीला भाग, पीक, एपेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो पर्वत श्रेणी क्या होती है, पहले कटक के बारे में जान लेते हैं। कटक क्या होते हैं बच्चों, कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों के संकीर्ण भाग को, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं लेकिन संकीर्ण होती हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों का संकीर्ण भाग क्या कहलाता है, कटक कहलाता है, ठीक है बच्चों, याद रखना। ऊंची ऊंची एवं संकीर्ण पहाड़ियों के क्रम को, ऊंची ऊंची और संकीर्ण पहाड़ियाँ, ऊंची ऊंची होंगी, ठीक है, और संकीर्ण पहाड़ियों के क्रम को क्या बोलेंगे, कटक बोलते हैं। ऊंची ऊंची, ठीक है, याद रखिएगा। कटक क्या होता है, एक संकीर्ण भाग होता है, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ होती हैं, और क्या होता है, संकीर्ण भाग होता है, ठीक है ना। संकीर्ण पहाड़ियों का क्रम कटक कहलाता है, ठीक है ना, माउंटेन रेंज कहलाता है। अगर मैं किसकी बात करूं, पर्वत श्रृंखला की बात करूं, या पर्वत श्रृंखला की बात करूं, या पर्वत श्रृंखलाओं की अगर बात करूं, माउंटेन रेंज की बात करूं, तो क्या होते हैं, कई सारी पहाड़ियों का समूह, कई सारी पहाड़ी, छोटी छोटी घाटियों, कई बड़ी बड़ी पहाड़ियों का, कई छोटी छोटी पहाड़ियों का समूह पर्वत श्रृंखला कहलाता है। कई बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ियों का, छोटी छोटी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का समूह क्या कहलाता है, पर्वत श्रृंखला कहलाता है। पर्वत श्रृंखला क्या होता है, पर्वत कटक का विस्तृत रूप होता है। पर्वत कटक मैंने बताई ना बात, कि एक संकीर्ण सकरा, ठीक है ना, ऊंचा स्थल जो होता है, क्रम में रहते हैं, ठीक है। ऊंची ऊंची संकीर्ण पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, ऊंची ऊंची संकीर्ण पहाड़ियों का जो क्षेत्र होता है वो क्या कहलाता है, कटक कहलाता है। और क्या कहते हैं, जब पर्वत श्रृंखला की बात कर देते हैं, माउंटेन रेंज की बात कर देते हैं, तो ऊंची पहाड़ियों और उससे कम नीची पहाड़ियों का श्रृंखला जो होता है, क्रमबद्ध श्रृंखला होती है, क्या कहलाती है, क्रमबद्ध समूहन क्या कहलाता है, पर्वत श्रृंखला कहलाता है, ठीक है ना। पर्वत श्रृंखला जो होती है, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि पर्वत कटक का, माउंटेन रिज का एक विस्तृत रूप होता है। इसमें पहाड़ियाँ आती हैं, पहाड़ियाँ आती हैं, घाटियाँ आती हैं, कटक सारा कुछ इसमें शामिल होता है। इसमें श्रृंखला में, याद रखिएगा, श्रृंखला में सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और श्रृंखला को याद रखिएगा कि क्या होता है, संकीर्ण ऊंचा भाग होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब मैं बात करूँ, अगर श्रेणी की बात, श्रृंखला की बात करता हूँ, पर्वत श्रेणी रेंज हो गया, श्रृंखला की बात करूँगा तो चैन हो जाता है, ये माउंटेन चैन, पर्वत श्रेणी, माउंटेन रेंज, और मतलब पर्वत श्रृंखला, माउंटेन चेन, ठीक है। ये और पर्वत समूह, कई सारे जो पर्वत श्रेणियों और पर्वत श्रृंखलाओं को मिला दिया जाता है तो पर्वत समूहन बन जाता है उसका। यह कई सारे पर्वतों का समूह पर्वत समूहन कहलाता है, ठीक है ना। इस पर्वत समूह के अंतर्गत पर्वत श्रेणियाँ आ जाती हैं, पर्वत श्रृंखला आ जाते हैं, पर्वत कटक आ जाते हैं, ठीक है ना। जब पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे तो पर्वत श्रेणियाँ, कई सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाती हैं, कई सारी पर्वत श्रेणियाँ मिलकर पर्वत श्रृंखला बनाती है।
ठीक है, इस बात को दिमाग में रखना है। सबसे दिमाग पिक्चर क्या रखनी है, पर्वत कटक, कटक की बात करते हैं। कई सारे कटक मिलके पर्वत श्रेणी बनाती है, कई सारी पर्वत श्रेणी मिलके पर्वत श्रृंखला बनाती है, कई सारी पर्वत श्रृंखलाएं मिलकर पर्वत समूह बनाते हैं। याद रखिएगा, ऐसे करके पिक्चर को याद रखिएगा। डेफिनेशन कुछ भी हो, समझ बहुत ज़रूरी होती है विकसित करना, ठीक है ना। समझ बहुत ज़रूरी होती है विकसित करना, दूसरे वालों को समझा पाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं होता है कि आप हूबहू वही चीज़ को लिखो जो बुक में लिखी हुई है, ठीक है। दूसरे को अपनी बात पहुंचाना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अंडरस्टैंड। वो समझ जाए, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पर्वत श्रृंखला से बड़ा पर्वत श्रेणियों से बना पर्वत श्रृंखला होता है, तभी तो बोलते हैं पर्वतीय श्रृंखला, ठीक है ना। तो पर्वत श्रेणियों से बना पर्वत श्रृंखला से बना क्या होता है, पर्वत समूह होता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट थोड़ा पॉइंट थे, कुछ की पॉइंट थे जो कि मैं यहाँ डिस्कस करने वाला था, लेकिन मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया, क्योंकि स्टार्ट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर होते क्या हैं, इनका क्या महत्व है, इनसे हम लोग क्या समझ सकते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिलती, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखला, ये बहुत बार हमने सुना है, आपने सुना होगा और आप सुनते आ रहे होंगे, लेकिन आज आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो हमें आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें आप किसी भी तरह से कांटेक्ट करके हमको आप बता सकते हैं, ये आप समझिएगा। तो क्या है वर्गीकरण में हम लोग बता रहे थे, ये मैं निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर बात कर रहा था, ठीक है ना। तो इसमें आप पहले पढ़ेंगे विवर्तनिक पर्वत, जिसे वलित या युवा वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत बोलते हैं पहले। फिर ब्लॉक पर्वत पढ़ेंगे, हौस पर्वत पढ़ेंगे, संचेत पर्वत पढ़ेंगे, अवशिष्ट पर्वत पढ़ेंगे। ये मुख्यतः 5 पर्वत हैं जो अब निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर पर्वत को पढ़ने वाले हैं, जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनसे बहुत प्रश्न आते हैं, एक नहीं दो नहीं, बहुत प्रश्न आते हैं बच्चों, और बच्चे कन्फ्यूज़न में गलती करके आते हैं, ठीक है। उत्पत्ति की अवस्थिति के आधार पर मुख्यतः 2 प्रकार के पर्वतों के बारे में हम चर्चा करेंगे, महाद्वीपीय पर्वत, महासागरीय पर्वत। महाद्वीपीय पर्वत, महासागरीय पर्वत, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ऊंचाई के आधार पर कम ऊंचाई वाले, अधिक ऊंचाई वाले, मध्य ऊंचाई वाले, ठीक है। ऐसे करके ऊंचाई के आधार पर पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर कई बार प्रश्न आया है, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। अच्छा पूछेगा वलित पर्वत किस घटना के आधार पर बना है, कौन सी पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर बना हुआ है। वलित पर्वत, नवीन वलित पर्वत, हिमालय। हिमालय कैसा पर्वत है, नवीन वलित पर्वत है। क्यों वलित पर्वत है बताइए, आप संक्षेप में बताइए, 2 शब्द, 10 शब्द में बताइए, 20 शब्द में बताइए, मैं आपको बताऊंगा, आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ऐसा मक्खन मार कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ऐसा मक्खन की तरह कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको कभी भूलेगा नहीं, याद रखिएगा। क्योंकि आपको बस समझना चीज़ों को, जब समझा दूँ चीज़ें समझ जाना। ट्रिक जो बताऊंगा वो ट्रिक को दिमाग में रखना, भले ट्रिक थोड़ा सा ऐसी लगे कि थोड़ा सा मजाक टाइप का। तो बच्चों क्या होता है, पढ़ते समय थोड़ा मजाक होना चाहिए, थोड़ी चीज़ें अच्छे से समझना चाहिए। कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हम जो है चीज़ें पढ़ रहे हैं बड़े अजीब तरीके से पढ़ रहे हैं, बड़ा गंभीर तरीके से पढ़ो, गंभीर तरीके से, लेकिन बीच में थोड़ा हंसी मजाक, हंसते खेलते आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है बच्चों। क्या होता है, थोड़ा मन हमारा जो है वो नहीं हो पाता है, एक प्रकार का डंप नहीं हो पाता है कि पढ़ते रहो, थोड़ा सा मजाक भी ना करो, किसी से बोलो भी नहीं, थोड़ा माइंड डंप हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। कहते हैं पढ़ाई को ऐसे पढ़ो कि लगे कि पढ़ाई नहीं है, बोझ नहीं है कि हमको 10 पेज पढ़ना है, 20 पेज पढ़ना है। अरे 5 पेज पढ़ेंगे भैया हम, 2 पेज पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट, मस्त कॉन्सेप्ट, 1 नंबर का हम लोग पढ़ के आएंगे। ऐसा लगे कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं 1 नंबर का है, हम दिमाग में बैठ गया, पूरा छप गया, दोबारा भूलना नहीं पड़ेगा, दोबारा भूलेगा नहीं, एक बार बस उसको रिवाइज करके एग्जाम में चले जाएंगे, पूरा वही क्वेश्चन आएगा, छाप के आएंगे, एक भी हमसे भूल नहीं होगी, एक भी हमको कॉन्सेप्ट इधर से उधर नहीं होगा। ऐसे पढ़ना, 2-2 पेज पढ़ो बहुत है। 365 दिन होते हैं बच्चों, 1 घंटे में 2 पेज पढ़े ठीक है, 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे पढ़ना, 16 पेज पढ़ गए बहुत है। कम से कम आपको कभी भूलेगा नहीं है, 50 पेज पढ़ डाले कोई मतलब नहीं है। आपसे पूछा गया अच्छा बताइए कि भारत में यहाँ पे ऐसा क्या है, पढ़े जो थे दिमाग में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने पेज देखे हैं, आपने ये नहीं देखा है कि आपने कितना पढ़ा है। ये मैटर नहीं करता बच्चों, पढ़ो ऐसा पढ़ो मस्त पढ़ो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मक्खन की तरीके समझ में आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस आप पढ़ लिए और निकल गए, आप पेज गिनते रह गए और कोई मतलब नहीं उसका। तो बच्चों, तो
हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं अवस्थी के आधार पर बता देता हूँ और जो है ऊंचाई के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पर्वत निर्माणकारी जो घटना है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर जो वलित पर्वत, विवर्तनिक पर्वत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करेंगे? विवर्तनिक पर्वत के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसके बारे में? विवर्तनिक पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, साइज डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मैं एक प्रकार आपको थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दूंगा, ठीक है ना। संक्षेप में परिचय देना है मुझको। क्यों संक्षेप में परिचय देना है? क्योंकि जब मैं विवर्तनिक पर्वत पढ़ाऊँगा तो कुछ अच्छे तरीके से हमको समझाना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि चीज़ें समझाने पे समझ में आती हैं बच्चों। ये चीज़ जो मैंने लिखा हुआ, ये आपने स्क्रीनशॉट लिया है कि नहीं लिया है? PDF आपको मिल जाएगी, आप स्क्रीनशॉट लेके और नोट बनाइए। हमेशा बोलता हूँ कि नोट्स बनाओगे तो फ़ायदा आपका होगा, PDF से पढ़ोगे फ़ायदा तो है लेकिन नुकसान भी है, दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इससे जितना अच्छा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा PDF से भी आ सकता है, लेकिन वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से दिमाग में बैठेंगी नहीं, क्योंकि आप जब इससे लिख के नोट्स लिख के बनाएंगे तो आपको 2-2 बार चीज़ें लिख के याद हो जाएंगी। लिखते हैं समझते हैं, लिखते हैं समझते हैं। ठीक है, तो ये बात आप दिमाग में रखिएगा। तो बच्चों, मैं विवर्तनिक पर्वत के बारे में पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग अवस्थी के आधार पर पर्वत को पढ़ेंगे, ऊंचाई के आधार पर, पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। एक बार मैं चीज़ें तो है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये एक चैप्टर अपने आप में बड़ा चैप्टर है। ठीक ना, अवस्थी के आधार पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ चीज़ें। जब अवस्थी के आधार पर पढ़ूंगा तो महाद्वीपीय पर्वत आएंगे और महासागरीय पर्वत आएंगे। महाद्वीपीय पर्वत आएंगे और महासागरीय पर्वत आएंगे। महाद्वीपीय पर्वत में बच्चों 2 प्रकार के पर्वत आएंगे, आंतरिक पर्वत और तटीय पर्वत, 2 प्रकार के। महाद्वीपीय में आंतरिक पर्वत आएंगे और तटीय पर्वत आएंगे, 2 प्रकार के पर्वत आएंगे महाद्वीपीय के अंतर्गत। महासागरीय के अंतर्गत जो पर्वत आएंगे वो कटक के रूप में, सी माउंट के रूप में, गाय आउट के रूप में आएंगे। 3 प्रकार के पर्वत आएंगे महासागरीय पर्वत में। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि बच्चों कि अगर महाद्वीपीय पर्वत में सबसे ऊंचा पर्वत की बात करते हैं तो सब बता देते हैं, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, सब बताएंगे कि महाद्वीप में है तो माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत क्या है? अगर बोलो कि महासागर का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, कोई नहीं बता पाएगा जल्दी से। दिमाग में घोड़े नहीं दौड़ा पाओगे, अपने घोड़े दौड़ाते रहो। अगर आपने पढ़ा हुआ है, प्रश्न कई बार ऐसा पूछा जाता है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न पूछता है जो हाईलाइटेड ना हो। हाईलाइट 10 में 2 हाईलाइटेड हो गए, 8 ऐसे प्रश्न पूछेगा जो हाईलाइटेड नहीं होंगे बच्चों। ठीक है, उनमें से पहला प्रश्न रहेगा, तो वैसे प्रश्न को हम लोग पढ़ेंगे जो 8 हैं। 2 तो आते हैं हमको, 8 ही हमको पढ़ने हैं। तो मौना पर्वत, एक मौना हवाईयन द्वीप है जो अमेरिका का हवाईयन द्वीप है, उसमें एक मौना नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है? मौनाकी नाम का एक ज्वालामुखी पर्वत है जो हवाईयन द्वीप पर है। विश्व का सबसे ऊंचा महासागरीय पर्वत है। महाद्वीपीय पर्वत तो हमको पता है विश्व का माउंट एवरेस्ट, लेकिन महासागरीय पर्वत कौन सा? मौनाकी ज्वालामुखी पर्वत है जो हवाईयन द्वीप पे है। 4200 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। महासागर के नितल पर बना हुआ मौनाकी ज्वालामुखी पर्वत जो कि हवाईयन द्वीप पर है, 4200 मीटर है। याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा महासागरीय पर्वत है। महाद्वीपीय की बात करेंगे आंतरिक पर्वत में और तटीय पर्वत में। आंतरिक पर्वत, तटीय पर्वत, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है हम लोग दूसरी क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अगर मैं आंतरिक पर्वत की बात करूँगा महाद्वीपीय में और तटीय पर्वत में, तो आंतरिक पर्वत की में अगर भारत के दो पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग, विश्व और भारत। भाई हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं भैया, हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे होते तो सिर्फ भारत के बारे में जानते। वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं बच्चों तो हम लोग इंडिया के बारे में तो जानेंगे ही, विश्व के बारे में ज़रूर जानेंगे, क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी ओवरऑल सबको लेके चलना पड़ता है हमको। जब मैं महाद्वीपीय पर्वत में आंतरिक पर्वत के बारे में चर्चा करूंगा, विश्व के प्रमुख पर्वतों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, क्योंकि मैं इसको जो है इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इरेज कर देता हूँ। तो ये आपको बता दिया हूँ, निर्माणकारी प्रक्रिया के आधार पर विवर्तनिक पर्वत पढ़ेंगे, फिर ब्लॉक पर्वत, फिर हौस पर्वत, फिर संचेत पर्वत, फिर अवशिष्ट पर्वत, ये हम लोग जानेंगे, ठीक।
ये चीज़ें थोड़ा सा बच्चों ये इरेज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कल अभी लिखा गया था ना, तो थोड़ा कई बार होता है ना बच्चों की थोड़ा इरेज नहीं हो पाती चीज़ें। खैर छोड़ो, एडजस्ट करो, आज कल देखते हैं फिर। तो बच्चे, जब आंतरिक पर्वत की बात करूंगा मैं, आंतरिक पर्वत महादेवी पर्वत के अंतर्गत है बच्चों आंतरिक पर्वत। तो आंतरिक पर्वत में सबसे पहले आपका नाम क्या आ जाएगा? आंतरिक पर्वत में विश्व में हिमालय पर्वत हो गया, भारत में नहीं कई देशों में। हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, ठीक, आल्प्स हो गया। आल्प्स के बाद क्या आ गया बच्चों? एटलस हो गया। ये सब क्या है? आंतरिक पर्वत हैं, ठीक है बच्चे, आंतरिक पर्वत हैं। हिमालय, एंडीज, रॉकीज, गलती होगी बच्चों थोड़ा सा, ये रॉकीज एंडीज क्या हो जाते हैं? तटीय पर्वत हो जाएंगे। एक बार दिमाग से फिर से थोड़ा सा, हिमालय हो गया, अच्छा तिएन शान हो गया, तिएन शान, ये चीन के पर्वत हैं, तिएन शान, क्यूलुन, तिएन शान, क्यूलुन शान और नानशान, ये तीनों क्या हैं? चीन के हैं। अराकाम योमा, ठीक, अराकाम योमा हो गया। ये अराकाम योमा जो है बच्चों भारत और म्यांमार के बीच है, भारत प्लस म्यांमार के बीच है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई बच्चों? तो आंतरिक पर्वत में मैंने बता दिया है, हिमालय, हाँ बच्चों यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत हो गया रूस का, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, यूराल पर्वत रूस का। अराकामयोमा हो गया, अराकाम पूर्वांचल में, अराकाम में भारत और म्यांमार के बीच में, ठीक है। यूराल पर्वत हो गया, तिएन शान, क्यूलुन शान, नानशान, ये तीनों चीन के हो गए, ठीक। रुवेजोरी अफ्रीका का, रुवेजोरी क्या है? रुवेजोरी कहाँ का है? पर्वत है, अफ्रीका का है, ठीक है। तो विश्व के आंतरिक पर्वतों की चर्चा कर रहे थे, हिमालय, तिएन शान, क्यूलन शान, नानशान चीन का हो गया। इसके बाद अराकामयोमा भारत और म्यांमार के बीच में है, पूर्वांचल का पर्वत है। यूराल पर्वत क्या रूस में है? यूराल पर्वत रूस में है। रुवेजोरी, तो रुवेजोरी बच्चों पढ़ता है, तो बच्चों रुवेजोरी जो पढ़ेगा अफ्रीका में पढ़ेगा जाके। तो ये विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत हैं जो आंतरिक पर्वत के अंतर्गत आते हैं। कहाँ पे आते हैं? आंतरिक पर्वत, इंटरनल माउंटेन, ठीक। इसलिए बता रहा था बच्चों क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनने की संभावनाएं हैं कि आंतरिक पर्वत के अंतर्गत कौन से पर्वत आते हैं। एंडीज, रॉकीज ये भी दे देगा, तो ये तटीय पर्वत हैं, ये कोस्टल माउंटेन है, ठीक है ना। क्यों कोस्टल माउंटेन, ये भी बताऊंगा मैं आपको चीज़ें, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। कोस्टल माउंटेन क्यों है? क्योंकि जब मैं, तो ये चीज़ आप समझिए, बात इतना समझ में आ गया आपको, चीज़ें बात समझ में आ गई, इतना चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बच्चों? मैं ऐसा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। आंतरिक पर्वत कौन से होते हैं? ऐसे पर्वत जो किसी तट के सहारे नहीं होते, किसी जल स्थल के, मान लीजिए किसी समुद्र के किनारे, समुद्र क्या तटीय क्या क्षेत्र क्या कहलाता है? तटीय क्षेत्र, जो समुद्र के किनारे का एरिया होता है। जैसे मान लो मैं अपने भारत में बात करूँगा, तो भारत में बात करूँगा तो ये यहाँ पर जो रीजन है, ये तटीय देश हैं, सॉरी तटीय प्रदेश हैं। मान लीजिए गोवा है, मान लीजिए महाराष्ट्र है, या मान लीजिए गोवा है, कर्नाटक है, कोच्चि है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, या मान लीजिए पश्चिम बंगाल है। तो ये क्या है? तटीय प्रदेश हैं, क्योंकि ये तट, समुद्र के तट के किनारे हैं। इधर वे ऑफ बंगाल इधर हो गया, इधर के अरेबियन सी है। इसी प्रकार तटीय पर्वत वे पर्वत है जो किसी समुद्र के तट के सहारे हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर बात करूँगा, एक मिनट, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे ऐसे करके, ये ऐसे करके मैं मान लीजिए ये ऐसे करके मैंने बना दिया, ये ऊपर क्या है? नॉर्थ अमेरिका है। अब नॉर्थ अमेरिका मैंने बना दिया, नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे जो है
रॉकीज़ है पूरा, ये रॉकीज़ है। यहाँ पे क्या है, इधर साइड क्या पड़ेगा जाके बच्चों, प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। अब प्रशांत महासागर के सहारे सहारे ये क्या है, रॉकी पर्वत है। ये क्या है, रॉकी है। बात को समझना बाको, रॉकी है बच्चों, बात को समझना। प्रशांत पर्वत के सहारे तटीय पर्वत हो गया ये। वैसे जब नीचे जाऊँगा मैं, ये नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है ना, ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। इसी प्रकार जब मैं साउथ अमेरिका का मैप बनाऊंगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे भी नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ प्रशांत महासागर, उत्तर प्रशांत महासागर है। दक्षिण प्रशांत महासागर में भी क्या रहेगा, इंडीज पर्वत है, वो भी क्या तट रेखा के सहारे है, तटीय रेखा के सहारे है। समुद्र के दक्षिणी प्रशांत महासागर के सहारे है, उसे इंडीज पर्वत को, वो भी क्या है, तटीय पर्वत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी बच्चों, ठीक है। मैं आपको अब यहाँ पे जो है, तो ये चीज़ बता दी आपको मैंने। अब यहाँ पे मैं अवस्थी के आधार पे जो बता रहा था, तटीय पर्वत बच्चों में आंतरिक पर्वत जो है विश्व स्तर बता दिया था। अगर मैं आंतरिक पर्वत की बात करूँगा, आंतरिक पर्वत की भारत के स्तर पर, इंडिया के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के स्तर पर कौन से आ सकते हैं बच्चों, अरावली, विंध्य, सतपूड़ा, ठीक, ये चीज़ें आ जाएंगी। तो याद रखिएगा कि भारत में अरावली, विंध्य, सतपूड़ा, ये चीज़ें क्या है, आंतरिक पर्वत है। तो मैं तटीय पर्वत की बात कर रहा था, ठीक है बच्चों, तटीय पर्वत की मैं बात कर रहा था। तटीय पर्वत की जब मैं बात कर रहा था तो इसमें आप समझ लीजिए बच्चों, तटीय पर्वत में जो तट रेखा के सहारे पर्वत बने हुए हैं उनमें रॉकी आता है, इंडीज आता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है अफ्रीका का, ठीक। तो ये विश्व के स्तर पे बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना। आल्प्स पर्वत हो गया, एटलस हो गया, ठीक है। आल्प्स यूरोप का हो गया, एटलस जो है अफ्रीका का हो गया, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हो गया, ठीक। ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये विश्व के स्तर पर है। अगर मैं भारत की बात करूँगा तो पश्चिमी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, मुख्यतः ये आता ही नहीं आता है, पश्चिमी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, ठीक। ये दो चीज़ आती हैं, तो ये दिमाग में आपको रखना कि ये क्या तटीय क्षेत्र में भारत के परिप्रेक्ष्य में, किसके परिप्रेक्ष्य में, इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, ये इंडिया के परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है। ये विश्व में रॉकीज, इंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, आल्प्स पर्वत और एटलस पर्वत, यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये मैं आपको अवस्थिति के आधार पर बता रहा था, महाद्वीपीय, महासागरीय। महाद्वीपीय के अंतर्गत जो मैं बता रहा था, आंतरिक पर्वत, तटीय पर्वत। आंतरिक पर्वत में ये पर्वत हैं और तटीय पर्वत में ये रॉकीज, इंडीज सारे पर्वत हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। महासागरीय के अंतर्गत मैंने बता दिया था, कटक आते हैं, ठीक है। कटक के अंतर्गत मान लीजिए यहाँ पे मैंने बताया था कि रिज आ गया, मान लीजिए कटक, उसे रिज बोल देते हैं। सी माउंट वगैरह आते हैं, ठीक है ना, कटक, सी माउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। और दूसरी बात मैंने ये बताया था कि आंतरिक पर्वत जो होते हैं, मतलब जो महासागरीय पर्वत होते हैं, उनमें सबसे बड़ा मौनाकी पर्वत जो उत्तरी, जो हवाईयन द्वीप पे है, अमेरिका का हवाईयन द्वीप वहाँ पे है। ये विश्व का सबसे ऊंचा महासागरीय पर्वत है, 4200 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये एक प्रकार का ज्वालामुखी पर्वत है, क्योंकि हवाईयन द्वीप में सबसे ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। तो मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें यहाँ तक समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्लास पर, अगली क्लास पर हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरे पार्ट पर, जो पर्वतों के निर्माण का दूसरा पर्वतों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ रहे थे, पर्वतों के वर्गीकरण के दूसरे अध्याय पर हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो हम लोग बता रहे थे, उत्पत्ति के आधार पर या निर्माण के आधार पर, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर या उत्पत्ति के आधार पर, इसमें जो हम लोग नवीन वलित पर्वत की बात कर रहे थे। इसके बाद हम लोग ब्लॉक पर्वत, हौस पर्वत, संचयित पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, जो 5 प्रमुख पर्वत हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अगली क्लास पे। इसके बाद हम लोग जो है
पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर कौन से पर्वत होते हैं? ऊंचाई के आधार पर। ठीक है, तो दो ही महत्वपूर्ण घटनाएं रहती हैं, दो ही महत्वपूर्ण जो निर्माण प्रक्रिया के आधार पर और पर्वत निर्माणकारी घटना के आधार पर। ये दो ऐसे हैं जिनसे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, चाहे वनडे एग्जाम में हो, चाहे मान लीजिए प्री में हो, यूपीएससी या स्टेट पीएससी में, या फिर मेंस की बात करें वहाँ पे भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे। ठीक, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगली वीडियो पर। जय हिंद।